सबसे पहले महाराष्ट्र में चापेकर बंधुओं के द्वारा जो 2 अंग्रेज की हत्या की गई वो आपने पढ़ लिया, फिर नासिक षड्यंत्र आपने पढ़ लिया। अब बंगाल में चलते हैं। बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे वो हम पढ़ते हैं। तो शुरू करने से पहले इन 2 शख्स को अपने दिमाग में आप रख लीजिए। अभी हमने बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू नहीं किया है, बस ये 2 शख्स मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, ये 2 शख्स का सबसे बड़ा रोल रहा है बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को लेकर। ये बारिंद्र कुमार घोष जानते किसके भाई हैं? ये अरविंद कुमार घोष के भाई हैं, जो उग्रवादी नेता थे, जो गरम दल के नेता थे। बाल, पाल और लाल, उनके साथ अरविंद घोष भी थे ना। ये अरविंद घोष के भाई हैं, अरविंद घोष के छोटे भाई हैं। भूपेंद्र नाथ दत्त आप जानते कौन है? ये स्वामी विवेकानंद के भाई हैं। स्वामी विवेकानंद को आप जानते हैं, उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, लेकिन उनको स्वामी विवेकानंद नाम दिया गया और ये उनके भाई हैं भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक, तो इन 2 जनों का रोल बहुत बड़ा है हमारे बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को लेकर। चलिए यहाँ पर आप अपनी गाड़ी रोकिए, अब शुरू करते हैं बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। तो क्रांतिकारी आंदोलन करने के लिए कोई समिति तो होगी, कोई संगठन तो होगा, तो वो है शुरुआत में अनुशीलन समिति। सबसे पहला जो संगठन है अनुशीलन समिति। यहाँ पर बच्चों को अनुशीलन समिति, युगांतर ग्रुप और ढाका की अनुशीलन समिति, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़िए, ये समझ के चलिए आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो अनुशीलन समिति से शुरुआत होती है। 1902 में इसकी स्थापना होती है पी मित्रा के द्वारा। पूरा नाम है परमार्थनाथ मित्रा, ये संस्थापक है इस अनुशीलन समिति के। इन्हीं की अध्यक्षता में इस समिति की स्थापना हुई है 1902 में। लेकिन उस समय जब स्थापना हुई थी, ये एक अखाड़ा टाइप था, कह सकते हैं। व्यायामशाला थी। ये क्या थी? व्यायामशाला, जहाँ पर बंगाली जो जवान लोग थे उनको बुलाकर ट्रेनिंग दी जाती थी, ताकि उनके जो शरीर है वो मजबूत हो और अगर आगे कोई क्रांतिकारी गतिविधि करनी हो तो उसके लिए वो अलर्ट रहे। ठीक है, 1902 में कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। ये एक गुप्त समिति थी। तो शुरुआत में तो ये व्यायामशाला टाइप थी, लेकिन बाद में यहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग दी जाने लग गई क्रांतिकारी गतिविधियाँ करने के लिए, हथियार चलाना। ठीक है, आगे चलकर ये लोग बम बनाएंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, सब करेंगे। अब बात उठती है कि अनुशीलन समिति, तो अनुशीलन नाम कहाँ से पी मित्रा ने लिया? तो अनुशीलन जो नाम है इन्होंने ना, बंकिम चंद्र चटर्जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है अनुशीलन तत्व। इस पुस्तक से बहुत प्रभावित थे पी मित्रा और यहीं से इन्होंने अनुशीलन नाम लिया है, याद रखेंगे। और ऐसा नहीं था कि पी मित्रा अकेले ही थे संगठन में, नहीं, और भी बहुत बड़े बड़े लोग थे और समय समय पर और लोग जुड़ते गए। कुछ नाम बता दूं, जैसे बारिंद्र कुमार घोष, ये आप जानते हैं किसके भाई हैं? अरविंद कुमार घोष के। जातिंद्र नाथ मुखर्जी, ये भी बहुत फेमस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। भूपेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद के भाई। तो ये सब इस समिति के मुख्य सदस्य थे और समय समय पर ये अपने आप को लोग इसमें जोड़ रहे थे और बहुत हजारों की संख्या में लोग जुड़ गए थे। अब 1902 में गठित हो गई है। अब 1905 में आपको पता है बंगाल में विभाजन हो गया है। अब इनको बहुत बढ़िया समय मिल गया है क्रांतिकारी घटनाएं करने का, क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया है और जो हमारे नेता थे कांग्रेस के, उन लोगों ने क्या ठाना कि भैया देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया जाएगा और आपका बहिष्कार आंदोलन चलाया जाएगा, जिसे बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं। लेकिन ये संतुष्ट नहीं थे, अनुशीलन समिति के लोग संतुष्ट नहीं थे कि भैया स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन से कुछ नहीं होगा, हमको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तब जाकर जो है ये बंगाल जो विभाजन है ये रद्द किया जाएगा और अंग्रेज हमको या तो छोड़ के भागेंगे या हमारे साथ कोई अन्याय नहीं करेंगे। लेकिन जो मालिक थे पी मित्रा, वो इसके लिए राजी नहीं थे। लेकिन इन्हीं के ग्रुप में, अनुशीलन समिति के ही ग्रुप में बहुत लोग चाहते थे कि भैया हमको कोई कदम उठाया जाए, कोई भारी कदम उठाया जाए, लेकिन कोई मेन आगे नहीं आ रहा था। तो इसके बाद जो अरविंद कुमार घोष के भाई हैं बारिंद्र कुमार घोष, वो आगे आते हैं और उन सभी लोगों को एक साथ लेकर एक नया ग्रुप बनाते हैं जो आगे चलकर
योगांतर ग्रुप कहलाएगा। जोगांतर या योगांतर दोनों एक ही है, ठीक है। अभी नाम नहीं पढ़ा है, अभी ये लोग न्यूज़पेपर निकालेंगे तब नाम पड़ेगा। तो ये योगांतर जो ग्रुप है ये कोई नया ग्रुप नहीं है, अनुशीलन समिति के अंदर ही एक इनर ग्रुप है कह सकते हैं। मेन तो अनुशीलन समिति है, लेकिन जो क्रांतिकारी घटनाएं करने के लिए अनुशीलन समिति के जो मेन मालिक थे, मेन अध्यक्ष थे, वो आगे नहीं आ रहे थे। इस कारण से एक अलग से अंदर ग्रुप बन गया जिसे आगे चलकर युगांतर ग्रुप कहा गया। इन लोगों ने ठान लिया कि भैया हम क्रांतिकारी घटनाएं अब करने वाले हैं। तो इन्होंने सबसे पहले 1905 में भवानी मंदिर के पैम्पलेट बांटे। भवानी मंदिर एक पुस्तक है जो लिखी गई है अरविंद घोष के द्वारा, ठीक है। अरविंद घोष बारिंद्रनाथ घोष के, बारिंद्र कुमार घोष जो हैं इन्हीं के भाई हैं। तो अरविंद कुमार घोष के द्वारा ही तो ये भवानी मंदिर लिखी गई है। इस पुस्तक की पैम्पलेट बनाकर ना सभी क्रांतिकारियों में बांटे गए। क्यों बांटे गए? क्योंकि इसमें पूरा विधिवत तरीके से पूरा प्लान लिखा होता था कि कैसे कैसे क्रांतिकारी गतिविधियां करनी है, कैसे क्रांतिकारी आंदोलन करने हैं, पूरा डिटेल इसमें लिखा होता था, ठीक है। तो ये याद कर लेंगे कि भवानी मंदिर ये लिखी किसके द्वारा गई है? अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। तो 1905 में ये बांट दिए। अब 1906 में ये ग्रुप मिलकर एक अखबार चलाता है जिसमें मुख्य दो लोग हैं, बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। ये एडिटर होते हैं इस अखबार के। इस अखबार का नाम है युगांतर पत्रिका। युगांतर या युगांतर पत्रिका ये इतना फेमस अखबार हो जाता है क्रांतिकारियों के लिए, इतना फेमस हो जाता है। इसमें जो भी न्यूज़ होते हैं कि एक बार पढ़ने के बाद लोगों में गुस्सा आ जाता था अंग्रेजों के खिलाफ, कुछ कर गुजरने को तैयार हो जाया करते थे, इतना फेमस हो गया था। और जिस ग्रुप ने इसको चलाया था वो ग्रुप आगे चलकर युगांतर ग्रुप कहलाया। और युगांतर ग्रुप और कोई ग्रुप नहीं है, अनुशीलन समिति के अंदर ही एक ग्रुप है, ठीक है। ये सभी सदस्य जो है अनुशीलन समिति के ही सदस्य हैं। ये क्रांतिकारी अखबार था और ग्रुप बन गया युगांतर ग्रुप। युगांतर ग्रुप ऐसी सी बातें लिखता था कि भैया क्या कहना। जैसे एक बार 1906 में मुख्य तौर पर किसानों का एक सम्मेलन होने वाला था, बारिसाल सम्मेलन, और वहाँ पे बड़े बड़े लीडरों आकर वहाँ मिलते थे। और ये होना जरूरी था उस समय, क्योंकि बंगाल का विभाजन हो गया था। बड़े बड़े लीडर वहाँ आके मिलते, अपनी बातें रखते, लेकिन अंग्रेजों ने ठान लिया कि ये हम नहीं होने देंगे। उन्होंने लाठीचार्ज करवा दिया। तो इस कारण से युगांतर पत्रिका में ये न्यूज़ छापी गई कि भैया कि अब हमको बैठना नहीं है ऐसे, हम 30 करोड़ इंडियन हैं। अगर 30 करोड़ इंडियन अपने हाथ ऊपर करें ना तो 60 करोड़ हाथ हो जाते हैं। अब उन 60 करोड़ का हाथ का हम प्रयोग करें तो इनको यहाँ से भगाया जा सकता है, ठीक है। मतलब इन्होंने कहा कि फोर्स को फोर्स से ही खत्म किया जा सकता है। इसके बाद सितंबर 1906 में पी मित्रा की मुलाकात होती है पुलिन बिहारी दास से। पुलिन बिहारी दास से मुलाकात होती है और पुलिन बिहारी दास को ये कहते हैं कि आप ढाका में भी अनुशीलन समिति की एक ब्रांच खोलिए। तो ये बात मान लेते हैं और ढाका अनुशीलन समिति की शुरुआत करते हैं, ठीक है। लेकिन आगे चलकर जो कलकत्ता अनुशीलन समिति थी, जो मुख्य थी, उनसे इनका विवाद हो जाता है। तो ढाका अनुशीलन समिति और कलकत्ता अनुशीलन समिति ये अलग अलग काम करती है। और ढाका अनुशीलन समिति इतना तेज विकास करती है कि आगे चलकर 500 से ज़्यादा ब्रांच इसकी खुल जाती हैं। ढाका अनुशीलन समिति की 500 से अधिक ब्रांच खुल जाती है, ठीक है। ढाका अनुशीलन समिति किसके द्वारा शुरू की गई है? पुलिन बिहारी दास, याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए, अब युगांतर ग्रुप ने ठान लिया कि हम उन अंग्रेज को नहीं छोड़ेंगे जो बदनाम अंग्रेज हैं, जो हमको परेशान कर रहे हैं। उन अंग्रेजों को हम चुन चुन के मार डालेंगे। उसके लिए हमको बम चाहिए, बंदूक से काम नहीं होगा, एक बार में उनको स्वाहा करना है तो बम चाहिए। तो बम बनाने की एक फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी। बम बनाना किसी को आता नहीं, तो इस कारण से इन्होंने अपने एक सदस्य हेमचंद्र कानूनगो को फ्रांस में भेजा, पेरिस में भेजा, और वहाँ पे ये बम बनाने की जो कला है वो सीख कर आए। महादेव पांडुरंग आपने पढ़ा था महाराष्ट्र में, तो नासिक में, तो महादेव पांडुरंग भी ऐसे सीख कर आए थे। और यहाँ हेमचंद्र कानूनगो भी सीख कर आते हैं। सीखने के बाद ये लोग माणिक तोला में बम बनाने की फैक्ट्री खोल देते हैं। किसकी अध्यक्षता में ये फैक्ट्री खुलती है? बारिंद्र कुमार घोष की। ऐसा कहा जाता है कि बारिंद्र कुमार घोष का वो घर था
वहाँ पे ये फैक्ट्री खोल दी जाती है। ये देख लीजिए, ये फैक्ट्री खोल दी। अब फैक्ट्री खुल गई, बम बन गए। अब इन्होंने प्लानिंग कर ली, युगांतर ग्रुप ने मुख्य तौर पर 3 प्लानिंग की। इन्होंने पहली प्लानिंग की कि भैया बीमफील्ड फुलर, जिसे ब्लूमफील्ड फुलर भी कहते हैं, जो आपके पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इसको हम मार देंगे बम से। और जो पूरे बंगाल का पहले गवर्नर था, लेकिन बंगाल का बंटवारा होने के बाद वो पश्चिमी बंगाल का गवर्नर बन गया, तो उसका नाम था एंड्रयू फ्रेजर, इसको भी मार देंगे। और इसके अलावा मुजफ्फरपुर में एक जज है किंग्सफोर्ड, इसको भी हम मार देंगे। ये 3 प्लान किए गए। पहला तो फेल हो गया, पहला फेल हो गया, ठीक। और दूसरा, एंड्रयू फ्रेजर ट्रेन में जा रहे थे और ट्रेन को ही उड़ा दिया गया, लेकिन ये बच गए तब भी, तो दोनों फेल हो गए। अब तीसरा देखते हैं। तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, इसी को कहा जाता है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र, अप्रैल 1908। जो मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस है ना, ये और कोई नहीं, किंग्सफोर्ड को मारने की घटना को ही मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस कहते हैं। इसमें जो हमारा ग्रुप था, युगांतर ग्रुप, इसके 2 सदस्यों को चुना जाता है ये काम करने के लिए, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। तो प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस जज किंग्सफोर्ड को मारने के प्लान बनाते हैं बम से, लेकिन मार नहीं पाते, असफल हो जाते हैं। अब ये था कौन, क्यों मारना चाह रहे थे? मुजफ्फरपुर तो बिहार में था, तो ये तो बंगाल में वाले इलाके में थे, कलकत्ता के आसपास वाले इलाके में थे, तो इसको क्यों मारना चाह रहे थे? भैया ये बहुत बदनाम जज था। ये पहले बंगाल में ही था, कलकत्ता में ही ये पहले जज हुआ करता था, और जो क्रांतिकारी लोग थे ना, वो पकड़े जाते थे। इसकी अदालत में कोई केस आता था तो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होती थी वो देता था। ये वो पूरी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करना चाहता था कि बस ये होगा कि हाँ क्रांतिकारी का नाम जुड़ गया तो ये तुरंत उनको सजा देना चाहता था। तो लोग इससे खफा थे, क्रांतिकारी इससे खफा थे। अब इसका प्रमोशन भी कर दिया, ऐसा काम कर रहा तो अंग्रेज खुश होंगे, इनका प्रमोशन कर दिया इसका, और बिहार वाले इलाके मुजफ्फरपुर में भेज दिया और इसको सत्र न्यायाधीश बना दिया। आप जानते हैं एक जिला न्यायाधीश होते हैं जिले के अंदर, और उसी कोर्ट में एक सत्र न्यायाधीश भी होते हैं। जो सिविल मुकदमे हैं वो तो जिला न्यायाधीश देखते हैं, और सत्र न्यायाधीश क्या होते हैं? जो क्रिमिनल मुकदमों को देखते हैं। ठीक है, तो जिले डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कोर्ट होता है उसके मेन जो जज होते हैं वो बना दिया किंग्सफोर्ड को। अब जाते हैं युगांतर ग्रुप के प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, लेकिन किंग्सफोर्ड बच जाता है। किंग्सफोर्ड तो बच जाता है, गाड़ी आती है, ये सोचते हैं कि किंग्सफोर्ड की ही गाड़ी है, कार आ रही है, उस पर बम फेंकते हैं, लेकिन वो बच जाता है और 2 लोग मारे जाते हैं। वो 2 महिलाएं थी, एक माँ थी, एक उसकी बेटी थी। और ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि ये दोनों कैनेडी से संबंधित थी, जो यूरोपीय था, लेकिन वो हमसे हमदर्दी रखता था, क्रांतिकारियों से हमदर्दी रखता था। एक अंग्रेज था, कैनेडी जिसका नाम था, उसकी पत्नी और उसकी बेटी मारे जाते हैं। उसके बाद होना क्या था? 2 महिलाएं मर गई, प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली, गोली मार ली अपने आप को, और खुदीराम बोस जी पकड़े गए और इनको फांसी हो गई 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। 18 साल की उम्र में इनको लगभग फांसी हो गई थी। तो सबसे छोटी उम्र में फांसी मिलने वाले जो क्रांतिकारी हैं वो खुदीराम बोस हैं, याद हो गया। अब ये घटना हो गई, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड हो गया। उसके बाद अंग्रेजों ने हर जगह छापा मारना शुरू कर दिया कि भैया इतने बम आ कहाँ से रहे हैं, ये बम बन कहाँ से रहे हैं, तो छापा मारना शुरू किया। तो उसके बाद आता है अलीपुर षड्यंत्र केस, मणिकतोला षड्यंत्र केस भी इसको कहते हैं। ये मणिकतोला या मणिकतुल्ला भी इसको कहते हैं। ये वही है जहाँ पे बम बनाने की फैक्ट्री खोली थी बारिंद्र कुमार घोष ने। वहाँ कुछ लापरवाही होती है और बम फट जाता है, और आसपास वाले जो में हलचल पड़ जाती है, और वहाँ के जो लोकल पुलिस थे उनको पता लग जाता है, तो यहाँ पर छापा मार दिया जाता है। क्योंकि इससे पहले मुजफ्फरपुर वाली घटना हो चुकी है ना, तो ऑलरेडी अंग्रेज सचेत हैं, खोज रहे हैं, हर जगह छापा मार रहे हैं। उनको ये सुराग मिलता है, वो तुरंत आकर यहाँ पर रेड डाल देते हैं, और कई सारे बम हथियार पाए जाते हैं, और बड़े बड़े यहाँ लीडर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये वही है अलीपुर षड्यंत्र केस, मई 1908 की घटना है। ठीक है, अब मई 1908, जबकि प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस ने जो अटेम्प्ट किया था इसके 1 महीने पहले अप्रैल में किया था। मुजफ्फरपुर कांड के बाद जगह जगह छापे पड़ रहे थे। ठीक है, अब इस
कांड में गिरफ्तार, जब छापा पड़ा तो बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद कुमार घोष को भी गिरफ्तार कर लिया। माना गया कि इन सबके पीछे मेन हाथ अरविंद घोष का ही है। ये क्रांतिकारी तो नहीं थे, ये गरम दल के नेता थे ना। और बारिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, हेमचंद्र दास कानून को जो बम सीख के आए हैं, इन सहित 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़े बड़े लीडरों को 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी जुगांतर ग्रुप से संबंधित थे, या कहा जाए अनुशीलन समिति से संबंधित थे। बात एक ही है। एग्जाम में प्रश्न आएगा ये किससे संबंधित है, अनुशीलन या जुगांतर। भैया जुगांतर ग्रुप भी अनुशीलन समिति का ही हिस्सा था, ये कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक। इसके बाद नोट लिख लीजिएगा, जो चितरंजन दास थे, CR दास जिनको कहा जाता है, CR दास, तो चितरंजन दास के प्रयासों से अरविंद घोष तो छूट जाते हैं। बाकी कईयों को फांसी हो गई, कईयों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वहाँ पे जो सेलुलर जेल था वहाँ पे भेज दिया गया, जहाँ उनको भेजा था, याद है आपको, वीर सावरकर को। तो अरविंद घोष को छोड़ दिया जाता है क्योंकि इनके खिलाफ कोई सबूत पक्के नहीं मिलते हैं। और किसके प्रयासों से छूटते हैं, वकील थे चितरंजन दास, इनके प्रयासों से छूट जाते हैं। और ये उसके बाद संन्यास ले लेते हैं, पांडिचेरी जाकर वहाँ पर एक आश्रम बनाते हैं जिसे ओरोविलो आश्रम कहते हैं। ये आज की डेट की तस्वीरें हैं, बहुत भव्य ये जगह हो चुकी है इस समय, ठीक। उसके बाद बड़े बड़े एक्शन अंग्रेजों के द्वारा लिए जाते हैं। 1908 में एक एक्ट लाते हैं, अमेंडमेंट करते हैं एक्ट में, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908। ये इसके तहत ये क्या करते हैं, अनुशीलन समिति को बैन कर देते हैं, और ढाका अनुशीलन समिति उन सबको भी बैन कर देते हैं। और उसके बाद 1912-13 में ये समाचार से संबंधित एक्ट लाते हैं, और युगांतर जो क्रांतिकारी पत्रिका थी ना उस पर भी बैन लगा देते हैं कुछ हद तक। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा बंद हो गई, गुप्त रूप से वो काम करती रह रही थी। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा तब भी वो अपना काम कर ही रही थी, ठीक है, लेकिन कम हो गया था इस घटना के बाद। तो 2 घटनाएं आपको समझ में आ गया, अलीपुर षड्यंत्र केस जिसे मणिकतोला षड्यंत्र केस भी कहते हैं, और मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, याद आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊं, बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था, इसको बढ़ावा देने के लिए मोटिवेट लोग कहाँ से हुए थे, तो ये पुस्तकें और पत्र पत्रिकाओं के नाम याद होने चाहिए आपको। जैसे आनंद मठ, मैंने बताया वंदे मातरम इसी से लिया गया है, वंदे मातरम जो गीत है इसी में लिखा हुआ है वंदे मातरम। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा पुस्तक लिखी है आनंद मठ, इससे लोग बहुत प्रेरित हो रहे थे, बहुत मोटिवेट हो रहे थे क्रांतिकारी लोग। भवानी मंदिर अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है, और ऐसा कहा जाता है कि भवानी मंदिर भी प्रेरित है किससे, आनंद मठ से ही प्रेरित है। वंदे मातरम पत्रिका, ये अरविंद घोष, नोट कर लीजिएगा, ये वंदे मातरम एक पत्रिका है, जबकि वंदे मातरम गीत वो बंकिम चंद्र चटर्जी से संबंधित है, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उनको भी कहते हैं। और वंदे मातरम पत्रिका तो अरविंद घोष से संबंधित है। संध्या एक पुस्तक है, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ये सभी क्रांतिकारी पुस्तकें हैं। वर्तमान रणनीति, ये पुस्तक लिखी है बारिंद्र कुमार घोष, अरविंद कुमार घोष के भाई हैं। तो ये बच्चों बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन है, और उससे संबंधित जुड़ी हुई सभी चीज़ें मैंने बता दी। आप एग्जाम में जो प्रश्न आए हुए हैं वो करके देखिए, सारे आसानी से हो जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं दिल्ली और पंजाब में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, फिर हम चलेंगे विदेश में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। कोई डाउट हो तो बताइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।